नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और अक्टूबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारे पास सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से आपको लगेंगे कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी आपको नोट करने हैं और एग्जाम से पहले रिवाइज भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रग इरेडिकेशन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो एक ड्रग उन्मूलन पहल का जो है वो शुभारंभ किया गया है। इसका नाम क्या है? ये जो ड्रग उन्मूलन पहल चलाई गई है इसका नाम है संकल्प। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पूरा कॉन्टेक्स्ट जानते हैं कि क्या है। देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जो है वो एक संकल्प इनिशिएटिव जो है वो चलाया है। संकल्प इनिशिएटिव चलाया ताकि युवाओं को ड्रग्स के चंगुल से जो है वो बचाया जा सके। और ये भी कहा गया था आर्टिकल क्या में कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के पच्छाद उपमंडल में जो है वो कोटला बडोग में जो है वो एक राज्य स्तरीय नशा निवारण पुनर्वास केंद्र स्थापित करने जा रही है। तो ये ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार एक राज्य स्तरीय नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने जा रही है। वो कहाँ पर किया जाएगा? सिरमौर के पच्छाद उपमंडल में जो है वो किया जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ से नेशनल लेवल का कि नेशनल लेवल में क्या पूछा जा सकता है, हिमाचल लेवल पर क्या पूछा जा सकता है। एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो हम जानते हैं, वो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये इम्पोर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये आपने ध्यान रखना है। ये डे भी मनाया जाता है। तो ये डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। जून महीने की 26 तारीख को मनाया जाता है। जून 26 को ये डे मनाया जाता है और ये इम्पोर्टेंट डे है। तो आपने ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो है वो कब मनाया जाता है। ये जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा संकल्प इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ना, ये एग्जैक्टली ये जो है वो 6 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया है। ये भी ध्यान रखना, 6 अक्टूबर 2024 को ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, ये भी पता होना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं, व्हेन वाज सुख आश्रय योजना नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने के द्वारा जो था ये सुख आश्रय योजना चलाई गई है। अब यहाँ पर वही बोला गया है कि सुख आश्रय योजना को सरकार द्वारा कब अधिसूचित किया गया था। ये जो सुख आश्रय योजना है इसको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया था 28 फरवरी 2023 को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये सुख आश्रय योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन की कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो स्टार क्वेश्चन है ये। अब यहाँ से हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट सुख आश्रय योजना के बारे में। ये जो सुख आश्रय योजना है इसको सरकार के द्वारा 28 फरवरी 2023 को जो है वो अधिसूचित किया गया था। इस योजना के तहत होता क्या है, इस योजना के तहत जीरो से बचपन से जब से पैदा बच्चा होता है तब से लेकर 27 आयु वर्ग के बच्चों को जो है वो जो अनाथ हैं, असहाय हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उनको जो है वो उनकी पहचान की जाती है और उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जो है वो घोषित किया जाता है। अभी तक 321 ऐसे बच्चों को जो है वो पहचान इनकी की जा चुकी है। और आपने ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत जो पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं और इसके तहत जो है वो अभी तक 281 पात्र अभ्यर्थियों को इस योजना का सामाजिक सुरक्षा घटक के तहत 4,000 रुपया प्रतिमाह दिया जा रहा है। कितना? 4,000 रुपया प्रतिमाह भी जो है वो इस योजना के तहत दिया जा रहा है। अब इस योजना के तहत अलग अलग घटक हैं। इस योजना के तहत जो है वो जिला शिमला में जो है 12 जो बाल बालिका संस्थान है उनमें 425 बच्चों की पहचान की गई है और जो कि 0 से लेकर 14 आयु वर्ग के हैं उनको 1,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है। और 15 से लेकर 18 आयु वर्ग के बच्चों की पहचान की गई है जिनको 2,500 रुपया प्रतिमाह जो है वो प्रति बच्चा दिया जाता है। इनको ये सामाजिक और सुरक्षा अनुदान जो है वो दिया जाता है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में आपने ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कोई त्यौहार होता है, जैसे अभी जो है दिवाली आ रही है, तो वैसे ही त्यौहार लोहड़ी हो गया, बैसाखी हो गया, होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, जन्माष्टमी हो गया, दशहरा, दीपावली, क्रिसमस, इन त्योहारों को जो है वो 500 रुपया प्रत्येक बच्चे के खाते में जो है वो डाला जाता है। और 5,000 रुपया जो है 500 रुपया डाला जाता है बच्चों के खाते में तथा 5,000 रुपया और 10,000 रुपया संस्थान की क्षमता अनुसार
त्यौहार मनाने के लिए त्यौहार भत्ते के रूप में दिया जाता है। बच्चों को तो मिल जाएगा 500 रुपया। अब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, तो उनकी कैपेसिटी के अनुसार उनको 5,000 से 10,000 रुपये तक जो है वो दिया जाता है त्यौहार भत्ते के रूप में। तो ये सुख आश्रय योजना के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, अंडर मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना हाउ मच मनी हैव बीन एलोकेटेड टू फील्ड फंक्शनरीज ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान फील्ड पदाधिकारियों को कितना पैसा आवंटित किया गया है। देखो मुख्यमंत्री एक योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्यों आया था ये गिरिराज पत्रिका में, क्योंकि सिरमौर जिला जो है ना, सिरमौर के किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए ये कीवी उत्पादन जो है वो उनसे करवाया जा रहा है, जिनसे उनको काफ़ी सहायता जो है वो मदद जो है वो मिल रही है। अब इस मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना के तहत 2023-24 में 1 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित किया गया, ये ध्यान रखना है। इसी योजना के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से फैक्ट फाइंडिंग करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। हम तो वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए ये जो मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत 1 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है फील्ड फंक्शनरी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, जिसमें से 20 लाख रुपया जो है वो यूटिलाइज किया जा चुका है। और आपने ध्यान रखना है कि इसके तहत कीवी के तहत 2 हेक्टेयर एरिया जो है वो बेनिफिटेड है, 2 हेक्टेयर एरिया जो है वो कवर है और बेनिफिटेड है 12 किसान। ये डाटा हमारे पास है 31 दिसंबर 2023 तक का। तो ये एरिया पूछा जा सकता है कि कितना एरिया कवर है, आपका आंसर क्या होगा, 2 हेक्टेयर एरिया जो है वो कवर है। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कितने किसानों को लाभ मिला है, 12 किसानों को जो है वो लाभ मिला है, ये भी आपने ध्यान रखना है, 12 किसानों को जो है वो लाभ मिला है। और कब तक, 31 दिसंबर 2023 तक, ये भी पता होना चाहिए, 31 दिसंबर 2023 तक जो है वो लाभ मिला है। ठीक है जी, तो ये आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो ध्यान रखनी है। बाकी तो जो गिरिराज पत्रिका में आया था वो तो एक डाटा था, इस तरह का डाटा था वो कि जिसमें किसानों को किस तरह से फ़ायदा मिला, क्या फ़ायदा मिला, वो दिया गया था। ये सब तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है फाइंड करते हैं और उन्हीं को जो है वो गिरिराज पत्रिका में कवर करते हैं, और डेफिनेटली हेल्प मिलती भी है जैसे पहले मिलती रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट एवेंजर चैलेंज मैराथन ऑफ 77 किलोमीटर वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर 77 किलोमीटर की पहली एवेंजर चैलेंज मैराथन का आयोजन किया गया। अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में पहली 77 किलोमीटर की ये पहली एवेंजर चैलेंज मैराथन जो है वो आयोजित की गई और हिमाचल प्रदेश के स्पीति एरिया में ये की गई। स्पीति ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्पीति एरिया में की गई, चलो सही बात है कि स्पीति में की गई। हम और जान लेते हैं कुछ। इस योजना में लगभग 640 जो धावक थे उनके द्वारा जो था भाग लिया गया। ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने धावकों ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर पॉइंट, वो सिर्फ एक पॉइंट है कि ये 77 किलोमीटर पहली एवेंजर चैलेंज मैराथन कहाँ पर आयोजित की गई। तो ये स्पीति रीजन में जो था वो आयोजित की गई थी। देखो लाहौल स्पीति आपको पता है हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका एरिया जो है वो 13,835 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 24.85% जो है वो कवर करता है। अब लाहौल रीजन अलग है और स्पीति रीजन अलग है। लाहौल अलग है, स्पीति अलग है। डिस्ट्रिक्ट तो एक है परंतु अलग अलग रीजन है। ये जो स्पीति रीजन है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर काजा में स्थित है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले स्पीति का जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो ढंकर में हुआ करता था, अभी तो ये काजा में स्थित है। और स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, स्पीति का शाब्दिक अर्थ है मणियों की भूमि। मणियों की भूमि भी जो है वो इसको कहा जाता है, मणियों की भूमि यानी कि लैंड ऑफ जेम्स जो है वो इसको कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, मणियों की भूमि इसको कहते हैं। ठीक है जी, लैंड ऑफ जेम्स इसको कहते हैं। तो स्पीति के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं खड़ंग इज द मेन डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं खड़ंग हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जो है वो एक मुख्य नृत्य है। तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डांस परफॉर्म की जाते हैं। ये खड़ंग भी जो है वो डांस है एक, जो कि हिमाचल के एक जिले में जो है वो परफॉर्म की जाते हैं और उस जिले का नाम है कुल्लू जिला। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो कुल्लू में ही अगर हम बात करते हैं, कुल्लू में जो है वो कथड़ी नाटी भी जो है वो परफॉर्म की जाती है। कौन सी, कथड़ी नाटी जो है वो यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। कुल्लू में लालड़ी नृत्य भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है। कौन सा, लालड़ी नृत्य। ये नए हम पढ़ रहे हैं थोड़े से। लालड़ी नृत्य परफॉर्म किया जाता है। ये संवाद नृत्य जो है वो एक तरह से होता है।
कुल्लू में जो है वो उजगजामा डांस भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है, तो वो उजगजामा भी आपने ध्यान रखना है। कुल्लू की ही बात हो रही है तो अभी कुल्लू में आपने देखा कि कुल्लू में जो है वो इंटरनेशनल लेवल का दशहरा फेस्टिवल जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वो इंटरनेशनल लेवल का दशहरा भी ध्यान रखना है कि कब जो था वो स्टार्ट होता, कैसे स्टार्ट होता, किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। तो दशहरे की जब भी बात होती है, खासकर कुल्लू के दशहरे की, तो आपको पता है कि कुल्लू का दशहरा जो था वो राजा जगत सिंह हुआ करते थे, जिनके कार्यकाल के दौरान जो था वो स्टार्ट हुआ था। जगत सिंह को एक शाप मिला था, शाप के बाद उनको कहा गया था कि आप जो है वो अयोध्या से जो है वो भगवान राम की मूर्ति लेकर आइए। तो 1653 की बात है, 1653 ईयर ध्यान रखना है कि दामोदर दास को भेजा गया था मूर्ति लाने के लिए, और दामोदर दास अयोध्या से मूर्ति लेकर जो था वो आया था। और ये जो कुल्लू का दशहरा स्टार्ट होता है, ये मुख्य रूप से माता हडिम्बा देवी के आने से जो है वो आरंभ होता है। उसके पीछे की भी एक कहानी है कि कुल्लू रियासत की स्थापना के पीछे माता हडिम्बा का ही योगदान है, माता हडिम्बा का ही आशीर्वाद है। माता कहा जाता है कि विहंग मणिपाल के द्वारा जो था वो कुल्लू रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी। अच्छा, कुल्लू रियासत की स्थापना विहंग मणिपाल ने कैसे की थी? पहले तो विहंग मणिपाल नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह कुल्लू रियासत में रहते थे। एक बार एक मेला देखने जा रहे थे, उनको रास्ते में एक वृद्ध स्त्री मिलती है। वो कहती है कि उनको भी मेला देखने जाना है, तो उनको अपनी पीठ पर उठाकर जो है वो ले चले। तो उस टाइम विहंग मणिपाल ने वो पीठ पर उठाया वृद्ध स्त्री को और जा रहे थे। फिर वृद्ध स्त्री ने कहा कि देख भाई, जब तू थक जाएगा तो बता देना, मैं उतर जाऊंगी और तू मेरी पीठ पर बैठ जाना। तो पहले तो उनको मजाक लगा, फिर कुछ टाइम के बाद वो थक गए, उन्होंने वृद्ध स्त्री को नीचे उतार दिया। अब वृद्ध स्त्री ने कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अब विहंग मणिपाल मान नहीं रहे थे कि कैसे किसी वृद्ध स्त्री की पीठ पर बैठ जाए। वो बड़ी जिद कर रहे थे कि नहीं, तुम्हें बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो वो बैठ भी गए और उनको पता चल गया कि ये कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, ये कोई दिव्य रूप है। तो फिर माता हडिम्बा का रूप था, वो वृद्ध स्त्री जो थी वो माता हडिम्बा का रूप था। उन्होंने कहा कि जो भी इलाका तुझे दिख रहा है, इस इलाके को देख ले, ये इसके ऊपर तू राज करेगा। और वैसे ही कुल्लू रियासत की स्थापना हुई थी, ये कहा जाता है। तो इस तरह से जो है वो ये अलग अलग कहानियां हैं, परंतु ये ध्यान रखना है कि कुल्लू का दशहरा चलता कितने दिनों तक है। ये 7 डेज तक जो है वो चलता है, 7 दिनों तक जो है वो कुल्लू का दशहरा चलता है। इसमें 1653 ईयर 7 डेज ध्यान रखने हैं। कुल्लू की स्थापना किसने की थी? जगत सिंह का नाम ध्यान रखना है। मूर्ति लेकर दामोदर दास आया था, वो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, वेयर इज द ग्रांड टेम्पल ऑफ मुवाशनी माता लोकेटेड? तो बोलते हैं मुवाशनी माता का भव्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। मुवाशनी माता के बारे में जो था वो गिरिराज पत्रिका में एक बड़ा सा आर्टिकल आया था, तो इसलिए हम मुवाशनी माता के बारे में जो है वो जान रहे हैं। मुवाशनी माता का जो एक प्राचीन बड़ा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो पांगी विकास खंड में स्थित है। पांगी जो कि चंबा में पड़ता है, वहां पर स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, पांगी में स्थित है। पांगी में कहाँ पर स्थित है? पांगी में आपने ध्यान रखना है कि पांगी का जो किलाड़ है, किलाड़ से 10 किलोमीटर दूर जो है वो किलियूनी के एक तिलगुंडी नामक स्थान पर जो है मुवाशनी माता का ये भव्य मंदिर जो है वो स्थित है। इसके पीछे भी एक कहानी है, अगर आप चाहें तो कहानी को कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ी सी लंबी होगी कहानी, परंतु इंटरेस्टिंग है और हिमाचल की संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हम गिरिराज पत्रिका में इन कहानियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो अपनी संस्कृति के बारे में पता होना ज़रूरी है। अब देखिए क्या कहानी है, क्या किंवदंती है। कहा जाता है कि इंद्र के जो स्वर्गलोक के जो राजा थे इंद्र, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इंद्र इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा यज्ञ किए, अश्वमेघ यज्ञ करवाया और भी बहुत सारा प्रयास किया, परंतु उनको जो है संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब वो वहाँ से निराश हो गए और इंद्र ने जो था वो जल समाधि जो था वो ले ली। और जब जल समाधि लेगी, वहाँ से जो था वो सारा देवलोक जो था वो विचलित हो गया। देवलोक में चिंता फैल गई कि अब देवलोक की रक्षा कौन करेगा। तो देवी देवता जो था वो गए ब्रह्मा जी के पास और वो गए विष्णु जी के पास। तो उन्होंने कहा कि इनको जो है वो संतान की प्राप्ति नहीं, तो इनको वरदान दिया जाए संतान की प्राप्ति का, तभी देवलोक की रक्षा भी हो पाएगी। तो उनको जो है वो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने जो है वो प्रकट होकर जो है वो इंद्र जी को 3 पुत्रियों और 1 पुत्र होने का वरदान जो था वो दिया था। और साथ में ये भी कहा था कि तीनों शक्ति स्वरूपा होंगी और माता के अंश से उत्पन्न होकर संसार में अखंड चंडी माँ के रूप में जानी जाएगी। तो हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से ये जानी जाएगी। समय के साथ जो था वो राजा इंद्र के 3 पुत्रियां और 1 पुत्र हुए। 3 पुत्रियों के नाम थे, एक का नाम मलासनी था, एक का नाम मुवासनी था, एक का नाम सिंहासनी था। और पुत्र जो हुआ तो पुत्र का नाम था जयंत, जयंत पुत्र का नाम था। चारों संतानें बड़ी होकर राजा इंद्र ने जो है जब
चारों संतानें बड़ी हो गई तो राजा इंद्र ने तीनों बेटियों को अलग अलग शक्तियों के साथ ये कहते हुए धरती पर भेज दिया कि धरती पर जाकर अपना अलग अलग निवास स्थान चुन लो और वहां पर जाकर मानव कल्याण के लिए कार्य करना। राजा इंद्र ने बड़ी बेटी जो मलासनी थी उसको कहा कि तेरे पास ये शक्ति रहेगी कि जो भी मनुष्य भक्ति भाव से तेरी पूजा पाठ और नाम लेगा उसके सारे पाप जो है वो खत्म हो जाएंगे। किसी भी मनुष्य की जब मृत्यु हो जाएगी तो यमराज के गण उसको जब लेने आएंगे तो तेरे ही मंदिर से होते हुए जो है यहाँ से गुजरेंगे और तेरे दर्शन से जो है वो दर्शन करवाने से जो जीवात्मा होगी उसको संसार में किए गए सभी पापों से जो है वो माफ़ी मिल जाएगी। और दूसरी बेटी मुवासनी से कहा कि भक्त और श्रद्धालु तेरे पास सच्चे मन से मन्नत मांगेगा और उसको सुख समृद्धि प्रदान करना और उसको कोई संकट ना आए इस बात का भी ध्यान रखना। छोटी बेटी सिंहासनी थी, उसको जो है वो अपने भक्तों को अन्न धन से संपूर्ण करने की शक्ति जो था वो दी थी। अपने पिता राजा इंद्र का आशीर्वाद लेकर तीनों बहनें जो था वो एक स्थान पर रहने लगी और जो था जंस्कर के भूटंत नामक स्थान पर एक शिला रूप में प्रकट हुई जहां पर लोगों ने काष्ठ शैली का मंदिर जो था वो बनवाया था। अब यहाँ पर दी जाती थी पशु बलि दी जाती थी। तो यहाँ से इससे माताएं नाराज हो गई और मंदिर से बाहर निकल गई और कनिष्ठ उंगलियों में छेद करके उनसे निकले हुए खून को आसपास की धरती पर जो था वो फेंक दिया था, ये कहा जाता है, और स्वयं वहां से चली गई थी। वहां पर रक्त रंजित लाल धरती दिखाई देती है, ये भी कहा जाता है। और भूटंत से तीनों बहनें हिमालय की ओर पहाड़ियों में घूमते घूमते पांगी के क्रियूनी और पीड़ी नामक स्थान पर जो है वो आ पहुंची और पहाड़ी में बनी हुई गुफा में जो था वो रहने लगी। अब वहां पर रहती थी तो क्रियूनी में पशुपालक जो था वो गर्मियों में अपने मवेशियों को लेकर पीड़ी धार पर चले जाते थे। पीड़ी धार पर वो जाते थे तो चरवाहे ने एक दिन रविवार को गुफा के अंदर जो था वो शंख बजने की ध्वनि सुनी और पूजा पाठ करने की आवाज़ उसको आई और उसको जो है वो वहाँ पर दैव्य शक्तियों का भी एहसास होने लगा। तो उसने इस बात को गाँव का एक काहू पंडित था, काहू पंडितों को ये बात जो था वो बताई। पंडितों ने अपने दिव्य चक्षुओं से ये पता लगाया कि ये क्या है। तो उनको पता चला कि तीन शक्तियां यहाँ पर निवास करती हैं और इन तीनों माताओं का जो था वो पीढ़ी धार पर लोगों को लेकर गए वो पंडित और वहां पर जाकर था वो माताओं का मंदिर जो था बनवाया। कहा जाता है कि तीनों बहनें जो था वो मंदिर में रहने लगी, वहां पर रहने लगी, उनकी पूजा पाठ की जाती थी, लोग मन्नत मांगते थे, माताएं पूरा करती थी। और ये भी बुजुर्गों के द्वारा बताया जाता है कि इस स्थान पर जब बारिश नहीं होती थी तो गाँव में सूखा पड़ने लगता, फसल खराब हो जाती थी। माताओं को अपवित्र करने के लिए जो माताओं का चेला था जिसको लागड़ी कहा जाता था, लागड़ी जो है वो मृत पशु का चमड़ा मंदिर के सम्मुख दूरी पर रख देता था, जिससे माताएं नाराज होकर अपने स्थान को स्वच्छ करने के लिए पिता इंद्र से बारिश करवाती थी। और फिर क्षेत्र में बारिश होती थी तो वहां से जो था वो क्या होता था, खेतों को संजीवनी मिल जाती थी। अब कहते हैं कि सदियों पहले जब महीनों तक बारिश नहीं हुई तो धरती पर सूखा पड़ने लगा, फसल सूखने लगी। लोग मंदिर को अपवित्र करने के लिए गाँव के युवकों को भेज दिया। गाँव के बुजुर्गों के द्वारा उन युवकों को भेज दिया गया, परंतु वो विधि विधान बताना भूल गए। उनके द्वारा क्या किया गया, जो चमड़ा था उस चमड़े को मंदिर के अंदर डाल दिया गया और तीनों शक्तियां वहां से नाराज हो गई। मंदिर से बाहर आकर वो बर्फ पर बैठ गई और उनके गुस्से से बर्फ भी पिघलने लगी, पानी के स्रोत धीरे धीरे सूखने लगे और क्रियूनी गांव में पानी की कमी हो गई। ग्रामीणों की इस हरकत से नाराज होकर बहन जो मलासनी थी वो पूर्ति के लिए चूली बुचवास में जाकर बस गई और छोटी बहन सिंहासनी जो था वो पाडर चिट्टो नामक गांव में जाकर बसने लगी। और मंझली बहन जो थी मुवासनी, उसने जो पहले ही क्रियूनी नामक स्थान जो था वो चुना था और वहां पर क्रियूनी नामक स्थान पर वो रहने लगी। क्रियूनी में भी वो एक स्थान तलाश कर रही थी कि कहाँ पर रहा जाए, तो उनको जो है वो एक स्थान मिल गया जहाँ पर वो रहने लगी। अब उस स्थान के बारे में लोगों को कैसे जानकारी दी जाए, स्थान के बारे में माता ने जो था वो एक वहाँ पर ग्वालिन हुआ करती थी जो अपने पशुओं को चराने के लिए पीढ़ी धार में आती थी। तो ग्वालिन के सपने में आकर माता ने कहा कि मैं इस स्थान पर बसी हुई हूँ और मेरी यहाँ पर जो है मैं शिला के रूप में, एक चट्टान के रूप में जो है वो यहाँ पर विराजमान हूँ। अब क्या करना कि इस चट्टान को उठाकर ले जाना और जहाँ पर चट्टान का भार ज़्यादा हो जाएगा, नहीं उठाया जाएगा, वहाँ पर ही मुझे स्थापित करवा देना। अच्छा, अब जब सपना टूट गया तो सपने के बाद उठकर ग्वालिन ने देखा, उसकी नींद खुल गई थी और वो पीढ़ी धार में अपने मवेशियों को लाने चली गई। जब उसने देखा वहां पर मवेशी हैं, मवेशी एक शिला के चारों ओर बैठे हुए थे, तो वो समझ गई कि ये जो है वो देवी शक्ति का ही जो था वो रूप है।
उन्होंने शिला को उठाया, उस चट्टान को उठाया और चलती गई, जहाँ पर भार ज़्यादा हो गया वहाँ पर छोड़ दिया और वहाँ पर फिर बाद में गांव के लोगों को बताया गया और एक मंदिर का निर्माण जो था वो करवाया गया। एक छतनुमा मंदिर जो था वो वहाँ पर बनाया गया, जहाँ पर काहू पंडितों के द्वारा विधि विधान से जो था वो माता की स्थापना करवाई गई। तब से मुवाशिनी माता तिलगुंडी नामक स्थान पर आकर बस गई और वहाँ पर रहने लगी। तो ये है जी पूरी कहानी। 6-7 मिनट की लंबी कहानी हो गई, परंतु इंटरेस्टिंग है, तो ये भी ध्यान रखनी थी। मतलब इंटरेस्टिंग है, हिमाचल की संस्कृति के बारे में यहाँ से पता चलता है। HRTC वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि HRTC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को कौन से ईयर में हुई थी? 1974 में ये स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। 1974 में 2 अक्टूबर को स्थापना हुई थी। क्यों चर्चा में आया? मैंने टेलीग्राम पर ये क्यूज भी डाला हुआ था क्वेश्चन, टेलीग्राम पर नहीं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ये क्यूज डाला गया था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि इस मंदिर को बने हुए 50 साल जो था वो पूरे हो गए और 50 साल जब 2 अक्टूबर को पूरे हो गए तभी इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 1974 को HRTC की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती अभी मनाई गई, ये 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, 2 अक्टूबर को शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। आपने ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जयंती का तो सबको ध्यान रह जाता है, परंतु लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी आपने ध्यान रखनी है। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि हिमाचल के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई, तो इसीलिए ये चर्चा में आया था। ठीक है जी, तो ये पता चल गया लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के बारे में। अभी हम 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बोलते हैं शिमला स्थित संकट मोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बाबा नीम करोरी जी के द्वारा करवाया गया था 1926 में। बाबा नीम करोरी जी के द्वारा 1926 में करवाया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चंबा स्थित भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1908 में हुई थी, राजा भूरी सिंह के द्वारा ही करवाई गई थी। भूरी सिंह चंबा के राजा हुआ करते थे, जिनके द्वारा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अंग्रेजों का साथ भी उनके द्वारा वहां पर दिया गया था। ठीक है जी, चंबा के लास्ट राजा कौन थे वो आप कमेंट करके बताएंगे। लास्ट रूलर ऑफ चंबा कौन थे? ठीक, अगला क्वेश्चन है बोलते हैं वर्ष 1986 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ये जो पहला बाबा पहाड़ी गांधी को पुरस्कार दिया गया था, बाबा पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार दिया गया था 1986 में दिया गया था। और ये पहाड़ी साहित्य में दिया जाता है अचीवमेंट के लिए, तो जयदेव किरण को ये दिया गया था। आगे बोलते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के निर्माता और निर्देशक को स्वर्ण कमल के साथ कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो उनको 3 लाख रुपया जो है स्वर्ण कमल के साथ जो है वो दिया जाता है। उससे आगे बोलते हैं अगस्त 2024 में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अगस्त 2024 में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके जो चेयरमैन है उसके रूप में कार्यभार संभाला गया है चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी के द्वारा। चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी के द्वारा संभाला गया है। आगे बोलते हैं 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो 17वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो था वो ऑटम मलयालम एक फिल्म है जिसको कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत की ओर से सर्वाधिक प्रतिभागी किस राज्य से थे? तो ये जो ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक्स हुए थे यहाँ पर भारत की ओर से जो सर्वाधिक प्रतिभागी थे वो हरियाणा से थे। 24 प्रतिभागी, 24 पार्टिसिपेंट जो था वो हरियाणा स्टेट अकेले से थे। उससे अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये गोविंदराजन पद्मनाभन को किया गया है। गोविंदराजन पद्मनाभन को किया गया है। अच्छा, ये तो इनको किया गया है। अभी आपने बताना है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? अभी दिया गया है रिसेंटली, तो वो किसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है? कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सिनेप्स गैप किसके बीच मौजूद होता है? तो ये जो सिनेप्स गैप होता है ये 2 न्यूरॉन के बीच में जो है वो स्थित होता है। उसके अगले क्वेश्चन में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 79 नंबर का सत्र था उसके अध्यक्ष के रूप में किसको निर्वाचित किया गया है? तो कैमरून के जो पहले के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं फिलेमोन यांग, इनको किया गया। तो फिलेमोन यांग का नाम ध्यान रखना है, ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखें।
ठीक है जी, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो अंडमान निकोबार की समुद्री तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है। अंडमान निकोबार की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? कैपिटल आपने बतानी है कमेंट करके। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग भी है कैपिटल में, तो वो आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे अभी। क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ स्वर्न इन एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, कि अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इससे पहले जो कि राज पत्रिका का पार्ट था अक्टूबर महीने का पहला पार्ट, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने यही डिस्कस किया था। तो अभी आप कमेंट करके बताएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर आपको व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।